States. 1200 plus reporters. बीस मिनट 20 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं बुलेटिन। आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें इस बुलेटिन में दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। ये तस्वीरें किसी निकाह की है। ये जानकर आप जितने हैरान हो रहे होंगे उतने ही हैरान इस निकाह से पहले और इसके बाद होने वाली परेशानी जानकर होंगे। जोधपुर से आई ये तस्वीरें हारिश खान के निकाह की है जो ऑनलाइन ही संपन्न हुआ। निकाह वो भी ऑनलाइन, हैरान करने वाली बात है। दरअसल हारिश खान ने जिस लड़की से ऑनलाइन निकाह किया है वो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की रहने वाली उसरा साबिर है। हारिश और उसरा को ऑनलाइन निकाह का फैसला मजबूरी में करना पड़ा। आपको बता दें, जोधपुर के रहने वाले हारिश खान और उसरा साबिक की सगाई 11 साल पहले हुई थी। उसी वक्त से दोनों परिवार वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अभी तक इन्हें वीजा नहीं मिल पाया। लिहाजा इन्होंने ऑनलाइन निकाह का फैसला किया। इन दोनों ने ऑनलाइन निकाह तो कर लिया है, लेकिन अब भी इन्हें दिक्कत होने वाली है क्योंकि इन्हें इतनी आसानी से वीजा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हारिश सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेगम को जल्द से जल्द भारत आने के लिए वीजा मिल जाए ताकि उनकी मुलाकात हो सके। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट शुरू की गई थी तो कहा गया था कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ जुड़े लोगों के साथ साथ वरिष्ठ जनों और महिलाओं को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सुविधा मिल भी रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले से पीपीपी मोड पर डायलिसिस यूनिट का संचालन करने वाली एसकेजी कंपनी ने अब फ्री में डायलिसिस करने से इनकार कर दिया है। एसकेजी संजीवनी कंपनी का कहना है कि राज्य सरकार ने आवश्यक ईपीओ इंजेक्शन की संख्या कम कर दी है और यूनिट संचालन के लिए दी जाने वाली राशि का भी 2 साल से भुगतान नहीं किया है। ऐसे में अब वो फ्री में डायलिसिस नहीं कर पाएंगे। किसी मरीज रोगी के जो परिजन से बात हुई और उनसे डायलिसिस में जो इंचार्ज है उनसे भी बात हुई है, तो मेरे जहाँ तक ऑफिस की सवाल है, यहाँ पे कोई उनका पैसा बकाया नहीं और जो प्रोसेस में होता है कोई इस महीने का या पिछले महीने का, तो वो प्रोसेस में है, वो मिल जाएगा। हम लोग भी अपनी तरफ से पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगे हैं और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि लोग अब केमिकल वाली मूर्तियां, दीपकों और खिलौने की जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों, दीपक और खिलौने खरीदने में लगे हैं। लोगों की इस डिमांड को पूरी करने के लिए भरतपुर के लाडली गौशाला ने शानदार पहल की है। लाडली गौशाला ने कपूर मिश्रित गाय के गोबर से करीब 10,000 लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां तैयार की हैं, जो भरतपुर के अलावा बेंगलुरु, बनारस और हैदराबाद तक भेजे गए हैं। ये पहली बार है कि लाडली गौशाला ने गाय के गोबर का त्योहारों के लिए व्यावसायिक उपयोग शुरू किया है। खास बात यह है कि गाय के गोबर से बने इको फ्रेंडली मूर्तियां पीओपी और मिट्टी के बनाए अन्य सामानों से कहीं ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। आपको ये भी बता दें कि लाडली गौशाला में गाय के गोबर से बने 1 लाख दीपक इस साल अयोध्या के दीपोत्सव में भी रोशन होंगे। सबसे पहले तो अपने लक्ष्मी गणेश हैं अपन पे हर साइज के, उसके बाद अपन में बंधन बार हैं, झूमर हैं, बॉल हैंगिंग है, दीपक हैं। दीपक में भी हमारे पे कम से कम 5 साइज हैं। और अब जा कहाँ रहा है, नंबर 1 पे बनारस, बरेली, गोरखपुर, अपना लुधियाना, हमारा सबसे ज़्यादा दीपक गया है। आड़ी तिरछी रंग बिरंगी लकीरों का यह अद्भुत मेल उस मांडना कला की देन है जो अब आखिरी सांसें गिन रही है। कभी मांडना कला के कद्रदान राजस्थान के घर घर में मिला करते थे। सैकड़ों लोग इस कला में माहिर थे और मांडने बनाते थे, लेकिन बदलते वक्त में मांडना कला खोती जा रही है। अब गिनती के ही ऐसे कलाकार बचे रह गए हैं जो मांडने बनाते हैं। उन्हीं कलाकारों में से एक हैं 12 की रहने वाली 80 साल की कौशल्या देवी। कौशल्या देवी अब तक 600 से भी ज्यादा मांडने बना चुकी हैं और खास बात यह है कि उनकी इस कला पर भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में शोध भी हो चुके हैं। खास तौर से मांडनों को राजस्थान की कल्चर में विशेष महत्व माना गया है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो मांडने चले आ रहे हैं
और आज इनके माध्यम से राजस्थान की ये लोक कला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची है। जो लोग मांडना के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि मांडना चित्रकला का एक अंग है और इस कला से बने मांडनों को श्री और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये माना जाता है कि जिसके घर में इसका सुंदर अंकन होता रहता है वहां लक्ष्मी निवास करती है। इस वजह से दीपावली से लेकर हर शुभ कार्य में एक जमाने में मांडने बनाए जाते थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 के लेवल 1 और लेवल 2 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। टोडरमल लेन स्थित रीट कार्यालय में बोर्ड के अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जारोली ने रिजल्ट जारी कर दिया। कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rajedu.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रीट में लेवल 1 के रिजल्ट की बात करें तो अजमेर के अजय वैष्णव वैरागी और उदयपुर के गोविंद सोनी ने 148 अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि दूसरे स्थान पर भीलवाड़ा के अभिजीत शर्मा, जयपुर के दामोदर पारीख और रिंकू सिंह, 12 के प्रकाश ने 146 अंक हासिल किए हैं। लेवल 2 की बात करें तो श्री गंगानगर के कीरत सिंह, बीकानेर की सुरभि पारीख और राजसमंद के निम्बा राम को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर अजमेर के आमिर खिलजी, चित्तौड़गढ़ की मोनिका जाट और दिनेश सेन, जयपुर के संजय खान, नागौर के वर्षा, लादूराम चौधरी और बीकानेर के सुमित कुमार को 145 अंक मिले हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। त्योहारों के मौके पर दिल्ली के बाजारों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। खबर है कि कुछ दिन पहले अशरफ नाम के जिस संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया था वो दिल्ली में किसी बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। उसे नाकाम करने के बाद भी दिल्ली पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, जिसकी एक तस्वीर करोल बाग मार्केट से भी सामने आई। वहाँ पुलिस के कुछ जवान बाजार में गश्त करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बाजार आने वाले हर आदमी की तलाशी भी ली गई, जिसके बाद ही उन्हें एंट्री करने दिया गया। लोगों को अलर्ट कराने के लिए एक पुलिस वाला माइक पर अपील करता भी नजर आया। आप सभी अपने आसपास ध्यान रखें और सावधान रहें। यही नहीं, वहाँ मार्केट के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। पूरे मार्केट एरिया में सीसीटीवी कैमरों को रखा गया है, कैमरे लगाए गए हैं। इनसे संदिग्ध जो यहाँ से अगर गुजरता है या किसी की संदिग्ध गतिविधि होती है तो उसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आती है। ऐसी ही चौकसी राजधानी के दूसरे बाजारों में भी देखने को मिल रही है। त्योहारों के वक्त पर उत्तर प्रदेश के 46 रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। लश्कर-ए-तैयबा नाम के आतंकी संगठन की तरफ से जारी किए गए धमकी भरे खत के बाद यूपी के कई स्टेशनों पर जबरदस्त चौकसी देखी गई, जिनमें मथुरा स्टेशन भी शामिल था। हिंदू मंदिर वाले शहरों को खास तौर पर निशाना बनाए जाने के दावे के बाद वहां पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। वहां पुलिस की कई टुकड़ियां स्टेशन पर गश्त करती नजर आई। इन लोगों ने यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की ताकि सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। स्टेशन के बाहर आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स की मदद से बैरिकेडिंग की गई, जिसमें हथियारबंद जवान तैनात किए गए। इसकी शुरुआत हापुड़ रेलवे स्टेशन से हुई। दावा किया गया कि वहां के स्टेशन मास्टर को एक धमकी भरा खत मिला, जिसमें यूपी के 46 रेलवे स्टेशन को निशाना बनाए जाने की बात कही गई और इसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। इसके बाद तो स्टेशन के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। लोगों के बैग और बाकी सामान स्टेशन पर ही खुलवा लिए गए। कुछ जगहों पर तो पुलिस वालों को जिन लोगों पर शक हुआ उनसे सवाल जवाब भी किए गए और ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाकी स्टेशनों से भी सामने आई। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन का सफर एक बार फिर शुरू हो गया है। लोगों की सुविधा को देखते हुए इन लोकल ट्रेनों को 50% की क्षमता के साथ चालू किया गया, लेकिन पहले ही दिन से स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी। आसनसोल में तो ट्रेनें भी पूरी तरह से भरी नजर आई। हालांकि वहां किन सीटों पर यात्री बैठ सकते हैं और किन पर नहीं, इसके लिए निशान भी लगाए गए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। लोगों को समझाने और कोरोना नियमों का पालन करवाने में रेलवे कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। बार बार समझाने के बावजूद लोगों ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। कई लोग तो मास्क को चेहरे पर पहनने की जगह जेब में रखकर घूमते नजर आए। यही नहीं, जब चेकिंग कर रही टीम ने उन्हें रोका तो गलती मानने के बजाय वो कर्मचारियों से ही भिड़ गए। जुर्माने से बचने के लिए लोगों ने एक से एक बड़े बहाने बनाए। कई लोगों ने तो धक्का मुक्की शुरू कर दी।
ट्रेनों के अंदर भी कुछ यही हाल दिखा। हालांकि लोकल ट्रेन शुरू होने से यात्री काफी खुश नजर आए। बिहार के समस्तीपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक सफाई कर्मचारी ने नगर परिषद के अधिकारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बताया गया कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह बाकी थी और वो उसी के लिए अधिकारी के पास पहुंचे थे। लेकिन बातचीत के दौरान ही एक सफाई कर्मी ने अपना आपा खो दिया और कुर्सी पर बैठे अधिकारी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे पहले सफाई कर्मी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सीईओ जयचंद अकेला के कमरे में पहुंचे और उनसे अपने वेतन की मांग करने लगे। लेकिन जल्द ही ये बातचीत बहस में बदल गई और कुर्सी के पास खड़े उस कर्मचारी ने अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना से अधिकारी भी हैरान रह गया। बाद में उसने भी आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपी को थाने लेकर पहुंची, उसकी तबीयत बिगड़ गई और आनंद फानंद में उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और ऐसे उसको हाथ अपने अपने ऐसा कांपने लगा। हम लोग देखे भाई हाथ कांप रहा है, दूसरा अपना हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ से डॉक्टर साहब यहाँ हरियाणा के फरीदाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक सांड ने 90 साल के बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था। बताया गया कि सांड के हमले में इस महिला को गहरी चोटें आई थी। उसे अस्पताल में भर्ती तो करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसमें साफ दिखा कि सांड ने महिला को अपने सींगों पर उठाकर पटक दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि महिला कई फीट ऊपर उछल गई और जोर से जमीन पर आ गिरी। इससे पहले बुजुर्ग महिला अपने घर के दरवाजे पर आराम से बैठी थी। वो इतनी उम्र दराज और कमजोर थी कि लाठी के सहारे भी मुश्किल से चल पा रही थी। जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ी, वहाँ एक सांड आ गया। महिला ने सांड को लकड़ी से भगाने की कोशिश की, लेकिन इसी बात से सांड इतना नाराज हो गया कि एक ही झटके में महिला पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। महिला को इतनी गहरी चोटें आई कि वो उठ भी ना सकी। कई लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिवार के लोग आवारा पशुओं पर प्रशासन की नजरअंदाजी से नाराज दिखे। बहुत प्रचार किया जाता है, लेकिन इसका कोई भी एक पूर्ण उपाय जो है वो सरकार ने नहीं सुझाया। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद से पूरे इलाके में आवारा जानवरों की दहशत फैल गई। गुजरात के वडोदरा में लकड़ी का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग की वजह से आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई गई कि किसी पटाखे के गिरने की वजह से फैक्ट्री में आग लगी। इस आग की चपेट में फैक्ट्री में रखा लकड़ी का सामान आ गया और धू-धू कर जलने लगा। आग की लपटें दूर से दिखाई दी तो वहां हर तरफ घना धुआं भी फैल गया। आग लगने से वहां हड़कंप मच गया और लोग परेशान नजर आए। कुछ लोग इसका वीडियो बनाते भी दिखे। आग इसलिए तेजी से फैली क्योंकि फैक्ट्री में काफी सारी लकड़ी के पट्टे रखे हुए थे। सॉमिल के आजू बाजू में दूसरी 2 फैक्ट्रीज है। 2 फैक्ट्री में जो ब्रांडी कप और ये बना रहे हैं, उसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि कोई फायर पैकर गिरने की वजह से आग लगी है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की करीब 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी पानी की बौछार डालकर आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल कर्मियों का आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये नए भारत की नई तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो जाता है कि आने वाले दिनों में न केवल भारत आत्मनिर्भर होने वाला है, बल्कि दुनिया को नई राह भी दिखाने वाला है। खेतों के ऊपर मंडरा रहे इस ड्रोन से किसान कीटनाशक से लेकर जमीन की ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही इस ड्रोन के जरिए आप खेतों में घुसने वाले जंगली जानवरों से लेकर चोरों तक पर नजर रख सकते हैं। किसानों की तकदीर बदलने वाले इस ड्रोन का निर्माण तमिलनाडु के चेन्नई स्थित स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किया है। आपको बता दें, 22 अक्टूबर को इस स्टार्टअप के सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उसी मुलाकात के बाद से वो उत्साह से लबरेज हैं। गरुड़ एयरोस्पेस ने इससे पहले डाक सर्विस और मेडिसिन सप्लाई के लिए भी ड्रोन बनाया है। दरअसल सरकार नई ड्रोन पॉलिसी लेकर आई है। इसमें कई पुराने नियमों को बदल दिया गया है। एक से बढ़कर एक कलाकृति, जिसे भी देखो दिल करता है देखते ही रहे। और तो और जिसने भी इसे बनाया है, उनके स्किल की तारीफ में कसीदे जरूर पढ़े जाएं। एक से बढ़कर एक कलाकृतियों की ये तस्वीरें ओडिशा के ब्रह्मपुर से आई है। आपको बता दें कि ओडिशा के ब्रह्मपुर में अपनी तरह के पहले स्किल पार्क का उद्घाटन कर दिया गया है। इस स्किल पार्क में एक दो नहीं, पूरी 15 कलाकृतियां बनाई गई हैं।
इसमें से सबसे खास है भगवान गणेश की कलाकृति। मछली, हाथी और मोर की कलाकृति भी देखने लायक है। दरअसल इस स्किल पार्क का थीम ही कबाड़ भी धन है रखा गया है। नतीजा सामने है, कबाड़ से बनी ये कलाकृतियाँ। इस स्किल पार्क का निर्माण ब्रह्मपुर ITI ने ब्रह्मपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए उनके मंत्र वेस्ट टू वेल्थ के आधार पर इस स्किल पार्क का उद्घाटन कर दिया गया है। हॉकी के मैदान पर इन लड़कियों को गोल पर गोल दागते देख दिल को सुकून मिलता है कि हॉकी का स्वर्णिम इतिहास का भविष्य भी स्वर्णिम होने वाला है। उम्र कोई भी हो, 5 या 25, यहाँ ट्रेनिंग पा रही लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस उस लय को हासिल करने की कोशिश में है जिस लय में कभी भारतीय हॉकी का डंका पूरी दुनिया में बजता था। हॉकी की ये खूबसूरत तस्वीरें मणिपुर के चंदेल जिले से आई है। यहाँ इन दिनों इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप और ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग कैंप में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी इन्हें ट्रेनिंग देने पहुंच रहे हैं। And out of 15-20 we expected 40 to around 50, more than 50 turnout. So we saw their enthusiasm and then we encouraged them. I love playing hockey so much. I sometimes just play hockey. अयोध्या में यूं तो दीपोत्सव का मुख्य आयोजन बुधवार को होने वाला है, लेकिन सोमवार से ही इसकी शुरुआत हो गई है। और खास बात यह है कि पहले ही दिन भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपने भजनों से यहाँ समा बांध दिया। इससे पहले दीपोत्सव की पहली शाम नागपुर की वाडेकर बहनों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और दीपोत्सव की पहली शाम की आखिरी प्रस्तुति जनकपुर की रामलीला मंडली के नाम रही। हम यहाँ आकर अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं। अब 2-4 साल और दम के गाएंगे। बैटरी चार्ज करके जा रहे हैं, भगवान राम की कृपा लेके जा रहे हैं। राम भक्ति में तो हर कोई क्या कहते खो जाता है और हम लोग तो राम भक्त हैं ही और राम जन्मभूमि में भी है। इससे अच्छी और बात हो क्या सकती है हमारे। पिछले कुछ हफ्तों में वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की जिस तरह की भीड़ जुट रही थी, उससे कहीं ज्यादा पर्यटक दीपावली मनाने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं। हाल ये है कि शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर सैलानियों का सैलाब नजर आ रहा है। दीपावली पर छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए पड़ोसी राज्यों से आ रहे सैलानियों की वजह से शिमला सैलानियों से पैक हो गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन का कहना है कि दीपावली के मौके पर शिमला के होटलों में करीब 100% ऑक्यूपेंसी है और यहाँ के 70% होटल के कमरे अभी से पैक हो गए हैं। शिमला में होटल और गेस्ट हाउसफुल होने की वजह से पर्यटक शिमला के साथ लगते पर्यटन स्थल कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नाल देहरा भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ भी सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। इतना टाइम लॉकडाउन में अंदर थे सब, तो कुछ मतलब आउटिंग भी नहीं हुई और फेस्टिवल है, छुट्टियां पड़ी थी, दोस्तों के साथ फिर शिमला घूमने आए हैं। एक्चुअली शिमला हमारा पहली बार है और टॉय ट्रेन का बहुत ही उम्दा अनुभव रहा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए हाथी सफारी का शुभारंभ कर दिया गया है। हाथी सफारी शुरू करने से पहले परंपरा मुताबिक हाथी और पर्यटकों की मंगल कामना करते हुए महावतों ने हस्ती पूजा की। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कहरा वनांचल के मिहिरमुख में वन विभाग की 10 हाथी से हाथी सफारी की शुरुआत की गई है। इस बार राष्ट्रीय उद्यान के बागरी वनांचल में डीएफओ रमेश गोगोई ने हाथी सफारी का शुभारंभ किया। हाथी सफारी के पहले दिन बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों के साथ साथ 4 विदेशी पर्यटकों ने भी हाथी सवारी का आनंद उठाया।
आपको बता दें, इससे पहले 1 अक्टूबर को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जीप सफारी की शुरुआत हुई थी। खास बात यह है कि जीप सफारी शुरू होने के बाद से 18,000 से ज्यादा पर्यटकों ने इस राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया था, जिससे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को लगभग 35 लाख रुपए का राजस्व मिला है। और अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। जापान की राजधानी टोक्यो से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। आरोप है कि वहां मेट्रो ट्रेन में सवार एक आदमी ने कई यात्रियों को चाकू मार दिया और ट्रेन के 2 डिब्बों में आग भी लगा दी। दावा किया गया कि पिछले 3 महीनों में मेट्रो ट्रेन में चाकूबाजी की दूसरी घटना है, जिसमें 15 लोग जख्मी हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में मेट्रो ट्रेन के अंदर मची भगदड़ साफ दिखाई दी। लोग खुद को बचाने की कोशिश में ट्रेन के दूसरे डिब्बे की तरफ भागते दिखे। तभी एक डिब्बे में जोरदार धमाका हो गया। इससे लोगों में दहशत और बढ़ गई और चीख पुकार मच गई। डिब्बे में आग लगने से वहां धुआं फैलने लगा। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो लोग बाहर निकलने की कोशिश में जुट गए। इस अफरा तफरी में मेट्रो के दरवाजे के सामने स्टेशन पर लगे गेट नहीं खुले तो लोग जहां से जगह मिली वहीं से कूदकर बाहर निकलने लगे। इस दौरान स्टेशन पर भी अफरा तफरी मच गई। मेट्रो स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और जल्द ही चाकूबाजी करने के आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसे रंग की प्लास्टिक की शीट से छुपाकर निगरानी में रखा। इस घटना से स्टेशन पर काफी देर तक तनाव और दहशत का माहौल बना रहा। बताया गया है कि आरोपी फिल्म बैटमैन के किरदार जोकर की तरह कपड़े पहनकर ट्रेन में दाखिल हुआ था। मैक्सिको में एक सरकारी पाइपलाइन से पेट्रोल की चोरी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। बताया गया है कि पेट्रोल चुराने के लिए पाइपलाइन में एक नल फिट किया गया था, जिससे रिसाव के बाद 3 इतने जोरदार धमाके हुए कि एक आदमी की मौत हो गई और 15 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये धमाके इतने भयानक थे कि रात में अपने बिस्तर पर सो रहे लोग सीधे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गए। आग के रास्ते में जो कुछ आया राख हो गया। इस हादसे के बाद पूरा इलाका छावनी में बदला दिखा। बचाव अभियान चलाने के लिए सेना, पुलिस और दमकल विभाग के करीब 1400 राहत कर्मियों की फौज तैनात कर दी गई। रात लगभग 3 बजे धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन सूरज उगने के बाद भी आग की ज्वाला दूर से ही सुलगती हुई दिख गई। धमाकों ने आसपास के मकानों के चीथड़े ऐसे उड़ाए मानो वो ईंट पत्थर के नहीं बल्कि कागज के बने हों। मकान मलबे में बदले तो दर्जनों लोग रातों रात बेघर हो गए। 50 से ज्यादा घर या तो पूरी तरह ढह गए या फिर टूट गए। बताया गया कि पेट्रोल लीक होने की सूचना मिलने के बाद तुरंत करीब 2000 लोगों के घर खाली करवा लिए गए, नहीं तो हादसा कई जिंदगियां निकल सकता था। यूरोप के देश इटली में कुदरत का सितम देखने को मिल रहा है। वहां तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इससे इटली के कई इलाके डूबने की कगार पर पहुंच गए। उन इलाकों में सिराक्यूज शहर भी शामिल है। वहां तो बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पानी लोगों के सर के ऊपर पहुंच गया। वहां एक जगह पर अंडरपास को पार करने की कोशिश में एक कार फंस गई। इसकी छत तक पानी में डूब गई, जिसे निकालने के लिए राहत और बचाव दल के कुछ जवान उसकी तरफ बढ़े। उन लोगों ने कार की छत पर चढ़कर उस पर रस्सी बांधी और फिर उसे मशीन की मदद से बाहर खींचा। शहरी और खेती के इलाकों का तो और भी बुरा हाल था। कई खेत पानी में डूब गए तो वहीं आबादी वाले इलाकों में पानी का कब्जा नजर आया। घुटने तक पानी में रात के वक्त भी टीमें गश्त करती नजर आई। साथ ही लगातार दूसरी टीमों से भी बात करके हालातों का जायजा लेती रही। वहाँ तकरीबन सभी जगहें पानी में डूबी नजर आई, जिसकी वजह कई घंटों तक हुई बारिश बताई गई। इसके बाद जमीन के साथ ही आसमान से भी इन इलाकों पर नजर रखी गई। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीनेशन है। यही वजह है सरकार बार बार लोगों से टीका लेने के लिए आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले भी 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब है। होशंगाबाद जिला भी उनमें से एक है, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के पीछे का संघर्ष कैसा है, यह आपको भी जरूर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कितनी सजग है ये समझना हो तो होशंगाबाद से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। अपने कंधों पर टीके का डोज लेकर नदी पार कर रही ये टीम होशंगाबाद जिला मुख्यालय से टीकाकरण के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो इस वक्त अपनी जान पर खेलकर उफान पर बह रही
दूधी नदी पार कर जिले के आखिरी छोर पर बसे डोलनी गांव के लोगों को टीके का पहला डोज देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सूबे में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रयत्नशील है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांव तक पहुंचना भी इन दिनों बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम चुनौतियों को पार कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पिपरिया और बनखेड़ी तक पहुंची और नदियों को पार कर सैकड़ों लोगों को टीके का पहला डोज लगाया। ऐसा ही एक गांव नादिया था जहां पर कि कल हमारी वैक्सीनेशन की टीम पहुंची है और उन्होंने लोगों का प्रथम बार वहां पर वैक्सीनेशन किया है। इसके साथ ही साथ दूधी नदी पार करके भी हमारी टीमें गई हैं और उन्होंने गांव में वैक्सीनेशन किया है। होशंगाबाद की वैक्सीनेशन टीम के लिए छिंदवाड़ा से सटे बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद टीम ने दो उफनती नदियों को भी पार किया। जाहिर है जिला प्रशासन भी अपनी टीम पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उम्मीद है त्याग और समर्पण की ये तस्वीरें मिसाल कायम करेगी और देश 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। गारी भारत का पहला सोशल टोकन है जो स्पेशली शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स के कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हमारे बनाए हुए कंटेंट चिंगारी पे मोनेटाइज होंगे, जिसके लिए हमको गारी टोकन मिलेगा, जिसके जरिए हम ब्लॉकचेन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। मतलब चिंगारी हमको लोकल से ग्लोबल होने का मौका दे रहा है। गारी टोकन क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप को गवर्न करने की अथॉरिटी दे रहा है। मतलब आगे चल के जितनी भी डेवलपमेंट या ग्रोथ होगी, हम उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। मतलब हम खुद के लिए एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जिससे हम प्लेटफॉर्म की वैल्यू का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।